जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 4 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और या फिर आप हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और पेड बैचेस को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है अंडर ज्ञान सर गाइडेंस। और मैं हूं गाइज आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, और ये सब टॉपिक्स हैं आज के जिनको हम लोग एक एक करके डिस्कस जो है वो करेंगे। आज हम लोग जो है 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। यहां तक ये वाला टॉपिक जो है वो बड़ा इजी सा टॉपिक है। और आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बेसिकली फंड प्रपोजल रखा है। तो प्रपोजल वाली चीज हमारे लिए उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो 5 और 6 वाला टॉपिक मैं आपको बोलूंगा कि एक टास्क है आपके लिए कि इसको आपको जो है वो बस एक बार गो थ्रू करना है, रीड करना है। रीड करने वाला टॉपिक है, उतना कुछ खास समझने वाला टॉपिक नहीं है। बट P4 इनिशिएटिव की बात करें, ये वाला टॉपिक तो पॉलिटी से रिलेटेड आ रहा है। P4 इनिशिएटिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में श्योर शॉट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इंडिया की एनर्जी के बारे में बहुत बेसिक सा टॉपिक है जिसको मैं आपको समझा दूंगा। और डीप सी माइनिंग भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपॉर्चुनिटी है या इकोलॉजिकल थ्रेट है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, जय श्री महाकाल, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आप नोट डाउन जो है वो करते जाइएगा। और आपके कमेंट्स मैं कल के लेक्चर में जो है वो देखूंगा। आज आज के लेक्चर में जो है वो नहीं देख पाएंगे। मेरा एक्चुअली क्या फोन जो है वो डिस्चार्ज जो है वो हो गया है, तो वो चार्जिंग पे लगा है, तो मैं कमेंट जो है वो देख नहीं पाऊंगा। तो चलिए, एनीवेज, अपन जो है वो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जो पहला टॉपिक है हमारा, ध्यान से सुनो इस टॉपिक को। जो भी चीज होगी लिखने वाली वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। तो हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है जुडिशियल ट्रांसफर और जुडिशियल इंडिपेंडेंस का। किसका है? जुडिशियल ट्रांसफर और जुडिशियल इंडिपेंडेंस का। ये टॉपिक अब आपको लगातार देखने को मिल ही रहा है। इससे रिलेटेड श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। मतलब किससे रिलेटेड? जुडिशरी से रिलेटेड, कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड, जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से रिलेटेड श्योर शॉर्ट आएगा। क्योंकि अभी जस्टिस वर्मा ने तो बैंड बजा के रख दी है, आप सभी को जो है वो पता ही है। तो उसके कारण पूरी जुडिशरी के ऊपर जो है वो सवाल जो है वो उठते जा रहे हैं और इस प्रकार के टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं जो करंट अफेयर्स में आते हैं वो श्योर शॉर्ट गाइज 100% आपसे पूछे जाएंगे। तो अपने प्रिपरेशन इन टॉपिक से रिलेटेड 100% कर लो। तो ये टॉपिक रीसेंट न्यूज में था क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। और इस पर ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेकर बहस जो है वो छिड़ गई है। सवाल उठता है कि जुडिशियल ट्रांसफर का प्रोसेस क्या है, कौन डिसाइड करता है और क्या ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करता है। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस जो है वो करेंगे। हालांकि इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी है ही, तो सिर्फ टॉपिक को सुनो। और ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी के अंदर भी कवर करवाया जाता है, जनरल स्टडीज के अंदर। तो इसके अभी नोट्स नहीं बनाने आपको, वहां से आप नोट्स जो है बनवाइएगा। तो देखिए, जुडिशियल ट्रांसफर का मतलब होता है एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में शिफ्ट करना। सिंपल सी बात है ना, जुडिशियल ट्रांसफर यही है भाई, जुडिशरी का ट्रांसफर। हाई कोर्ट के जज को आप जो है वो दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हो ताकि जुडिशियल फंक्शनिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके। ये प्रोसेस आर्टिकल 222 क्लॉज 1 के अंडर आती है, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को पावर देती है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जजेस का ट्रांसफर कौन करता है? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट। आई थिंक ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं अपन, है ना? अभी कुछ दिनों पहले ही आया था, फिर से रिपीट हो गया। एनीवेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ट्रांसफर पर कौन से जजमेंट दिए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो जुडिशियल ट्रांसफर से एसोसिएटेड हुए हैं और जिससे कोलिजियम सिस्टम बेसिकली है वो बना है। तो ये है फर्स्ट जज केस 1981, सेकंड जज केस 1993 और थर्ड जज केस 1998। ये बहुत अच्छे से ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। साइड में जो है वो अपने मतलब एक जगह पर लिख लो कि ये आपको पॉलिटी के अंदर से अच्छे से पढ़ना है और आपके पॉलिटी के अंदर इसके नोट्स बना लेने हैं। करंट अफेयर्स में मत बनाना, करंट अफेयर्स वाले आपके नोट शीट में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। फर्स्ट जज केस 1981, इस केस ने एग्जीक्यूटिव का ज्यादा रोल डिफाइन किया और कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन जरूरी है लेकिन कॉन्करेंस नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने बोला, इन्होंने क्लियरली जो है ये चीज कही कि भाई आप कंसल्ट जो है वो करोगे, बट पुश मतलब इस चीज की पुष्टि की गई और ये कहा गया कि
सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं है, डज नॉट रिक्वायर कॉन्करेंस, यानी कि सहमति हो या ना हो, दैट डजंट रिक्वायर। ये फर्स्ट जज केस ने कहा, मतलब कहीं ना कहीं 1981 के केस के अंदर ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट कर लो, बट उनकी सहमति हो या ना हो उसकी आवश्यकता जो है वो नहीं है अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर के लिए। फिर सेकंड जज केस आया जिसने इस फर्स्ट जज केस को और बेहतर किया। इन्होंने क्या किया, पुराना जो था, अब देखो सहमति नहीं है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एग्जीक्यूटिव्स तो मनमानी करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो अपनी मनमानी कर सकते हैं, वो जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को जो है अपॉइंट करवा सकते हैं जज के तौर पर, बोलो हाँ या ना। तो यहां हो गई थी फर्स्ट जज केस के अंदर एक छोटी सी गड़बड़ी, उसको सुधारा गया सेकंड जज केस के अंदर। ये 1993 का केस था, ये केस गेम चेंजर था। इसने कोलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और जुडिशरी को ज्यादा पावर दे दी। अब ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर होने लगे। फिर देखा कि नहीं यार, थोड़ी सी कोलेजियम सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए। फिर आता है 1998 थर्ड जज केस। इस केस ने कोलेजियम सिस्टम को और एक्सपेंड कर दिया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज इन्वॉल्व हुए। और ये इंश्योर करता है कि ट्रांसफर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के अंडर हो। मतलब इन्होंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीन जजेस, फर्स्ट के अंदर तो इन्होंने गलती से एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावर दे दी, तो उनको गलती रियलाइज हुई 1993 में सेकंड जज केस में। इस समय फाइनली कोलेजियम सिस्टम आया गया, बट एंड में 1998 में इन्होंने ठप्पा लगा दिया कि भाई अब सीजेआई और 4 सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जज ही सिर्फ जजेस के ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट पर ही काम करेंगे, दैट्स इट। तो अगर एक हाई कोर्ट जज कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूटिव डिसीजन के अगेंस्ट जजमेंट दे रहे हैं, तो क्या उसका ट्रांसफर पनिशमेंट के तौर पर हो सकता है? पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान सुनना। ये आपके लिए टास्क है, ठीक है, ये आप क्वेश्चन है, मतलब ये अभी के भी आप लिखोगे नीचे कमेंट बॉक्स में, मतलब सुनते जाओ और टाइप करते जाओ। एक हाई कोर्ट के जज, यस, ये दिमाग में रखो, अगर इनके ऑर्डर बार बार किसके अगेंस्ट जो है वो जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के डिसीजन यानी कि सरकारी ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो क्या उनका ट्रांसफर पनिशमेंट के तौर पर हो सकता है? क्या उनको पनिश किया जा सकता है इस चीज के लिए और ट्रांसफर किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस से डायरेक्टली लिंक्ड है। बताओ, आप दिमाग लगाओ, सोचो। सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कि आप सोचें। अब सुनो जुडिशियल ट्रांसफर की एक प्रोसेस के बारे में। तो ये काफी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सीजीआई ट्रांसफर को एक्सेस करते हैं, यानी कि शुरुआती जो चीजें होती है वो सीजीआई के द्वारा होती हैं, और प्रपोज करते हैं। सीजीआई जो है वो बोलते हैं कि भाई इस जज को जो है वो ट्रांसफर करवाओ। फिर कंसल्टेशन होता है, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ओपिनियन लिया जाता है ना। फिर तीसरे पॉइंट पे हम लोग को देखने को मिलता है कि कोलिजियम सिस्टम एक फाइनल डिसीजन देता है और लॉ मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर लॉ मिनिस्ट्री से उस फाइल को जो है वो लेते हैं और ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जो है वो देते हैं। अरे यार, अभी कुछ दिनों पहले ये पूरी स्टेप मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो ये फिर से इन्होंने एज इट इज पूरा जो है वो रिपीट कर दिया, एक एक चीज याद आ रहा है आपको? कुछ दिनों पहले कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में कौन सी डेट है, अगर आपने नोट्स डेट वाइज बनाए होंगे तो? अभी कुछ दिनों पहले बिल्कुल एज इट इज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, तो आपको उस समय क्लियर हो ही गया होगा। अब ये फिर से आपका एक प्रकार से रिवीजन हो गया है। तो अगर किसी जज को ट्रांसफर करना है, शुरू कौन करेगा? सीजेआई। फिर वो क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ बात करेंगे, है ना, कि भाई करना है कि नहीं करना है ट्रांसफर। उनने बोल दिया कि हाँ भाई कंफर्म है, करना है, तो फिर कोलिजियम सिस्टम का रिकमेंडेशन जो है वो फाइनल माना जाता है, और कोलिजियम जो है वो लॉ मिनिस्ट्री को देता है, और लॉ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर के थ्रू प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रांसफर इनिशिएट कर देते हैं। मतलब कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई अब ट्रांसफर करना है, और वो ट्रांसफर करवा देते हैं, ऑर्डर पास कर देते हैं, गैजेट आ जाता है कि हाँ भाई ये फलाना जज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स इट। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं, बस आपको ये चीज याद रखनी है, और ये पूछेंगे गाइस, ये 100% एग्जामिनेशन में आने वाला है, 100%, देख लेना। 2025 में आएगा या 2026 में आएगा, बट आएगा जरूर 100% इन दोनों सालों के अंदर। वैसे तो 2025 में ही देने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, देख लेना आप। जो बोला है मैंने वो हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जुडिशियल ट्रांसफर के अगेंस्ट कुछ चिंताएं हैं जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी हैं। पहली चीज तो जेनेवा बेस्ड इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट आईसीजे का कहना है कि जुडिशरी के डिसीजंस पर एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, जो इंडिपेंडेंस को खतरे में डाल रहा है। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो बार बार जुडिशरी में इंटरफियर जो है वो कर रहे हैं। इसके कारण हमें देखने को जो है वो मिल रहा है कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खतरे में बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल ट्रांसफर के लिए जजेस का कंसेंट जरूरी नहीं है,
जो आर्बिट्ररी ट्रांसफर का रिस्क बढ़ाता है, मनमानी ट्रांसफर का रिस्क बढ़ाता है। तो जजेस की कंसेंट की कमी। फिर कोलोजियम सिस्टम तो आपको ऑलरेडी पता है कि ओपेक है काफी ज्यादा, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक रिपीट हुआ, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये चीज ध्यान में रखना है आप, ये पूरी की पूरी चीज जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अंदर कौन कौन लोग थे याद आ रहा है? अभी एक दो दिन पहले ही डिस्कस किया रहने, पता नहीं पूरा टॉपिक एज इट इज जो है वो रख दिया है। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिख कर बताओ, किस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को जो है वो हटाया था, खारिज किया था? बताओ, 2015 में किया था। वो केस जो है वो कौन सा था, उसका नाम मुझे केस का चाहिए आपसे। बस, बाकी और कुछ नहीं गाइस इस टॉपिक के अंदर। ये टॉपिक हो गया फिनिश। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, 99.9% चांसेस इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए, क्योंकि ये P4 इनिशिएटिव है। ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में आ ही जाते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले एक इनोवेटिव और इंपैक्टफुल इनिशिएटिव के बारे में, P4 इनिशिएटिव, जो गरीबी खत्म करने के लिए एक नया मॉडल लेकर आया है। यह इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, पॉइंट टू बी नोटेड, लिख लो। आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव। जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वर्ण आंध्र 2047 विजन, स्वर्ण आंध्र नाम से आ रहा है ना, स्वर्ण गोल्डन आंध्र, स्वर्ण आंध्र, ये आंध्र प्रदेश का गोल्डन पीरियड, यानी कि गोल्डन पीरियड जो है वो शुरू कर देना 1940, सॉरी 2047 से पहले। तो स्वर्ण आंध्र 2047 विजन के तहत इसको लाया गया है कि आंध्र प्रदेश से गरीबी हटाओ। गजब यार। इसका ऑब्जेक्टिव है कि 2029 तक पूरे राज्य को गरीब मुक्त बनाना है। गरीबी मुक्त, गरीब मुक्त नहीं। ठीक है, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टू क्रिएट अ फ्री, पॉवर्टी फ्री आंध्र प्रदेश बाय 2029। गरीब मुक्त का मतलब कि आप गरीब को भगा दोगे, और गरीबी मुक्त मतलब वाकई में आपने किसी की गरीबी मुक्त करी है। तो कैसे ये पॉसिबल होगा? P4 चार चीजों से पॉसिबल होगा, बट इसमें तो तीन ही चीजें, पब्लिक प्राइवेट और सिटीजन पार्टनरशिप। तो ये P4 इनिशिएटिव कैसे हुआ? पी 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 तीन ही तो हुए ये। नहीं, ये देखो, पब्लिक प्राइवेट पीपल और चौथा पार्टनरशिप। तो ये P4 का मतलब पब्लिक प्राइवेट फिर पीपल फिर पार्टनरशिप। सही है भाई। PPP जो मॉडल था, P3 की जगह इन्होंने P4 जो है वो कर दिया है। अब देखो, दो बार पब्लिक और पीपल, क्या डिफरेंस है भाई? चलो ठीक है, मान लिया हमने। याद रखना थोड़ा। समझ आ गई? तो ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया। बस इतना ही चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, यही एग्जाम में आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब सुनो सिर्फ बातें ध्यान से। अब ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें सरकार, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक ये मिलकर गरीबी को खत्म करेंगे। राइट? अभी था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अब ये पीपल मतलब ये कम्युनिटी का है। ठीक है, ये पीपल ऐसे ही नहीं रखा इन लोगों ने, सरकार कभी भी ऐसे ही नहीं रखती है, बेवकूफ नहीं है वहां बैठे हुए लोग, वो ब्यूरोक्रेट्स जो आगे चल के आप भी वही बनने वाले हो, है ना? तो वो हर एक चीज सोच समझ के रखते हैं। पीपल कम्युनिटी के लिए, कि लोगों को इन्वॉल्व करना, कि लोग जो है वो गरीबी मुक्त करने पर खुद कार्य करें, रोजगार प्रोवाइड कराएं लोगों को जो ऑलरेडी रिच है। तो होता यही है ना यार। बट आज की डेट में लोग जो है वो सोचते हैं भाई अपन अपना देखो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ये भी सही है, बट एक बार जब आप अपन अपना देखो, कब? जब आप उस स्ट्रगल में हो, जब तुम खुद अभी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं किए हो और दूसरों को जो है वो पढ़ाने चले हो, राइट? दूसरों की जो है वो उन्नति करने चले हो, राइट? अनटिल अनलेस भाई आपका अगर एम है सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन एम इटसेल्फ। अपनी प्लेट किसी के हाथ में मत रखो, है ना? पहले खुद खाना खा लो, उसके बाद दूसरों के लिए कमा के खिलवा दो, तो वो चलेगा। पहले अपने आप को कमाने लायक तो बनाओ। है, मैं देखता हूँ कि लोग अपने स्ट्रगल में ही जो है वो दुनिया जहाँ की चीजें कर रहे होते हैं, इसलिए फिर उनका गोल अचीव कभी नहीं हो पाता। तो बंद कमरे में बैठो, अपनी तैयारी करो, दूसरी दुनिया को अभी के लिए भाड़ में जान दो, अभी के लिए सेल्फिश हो जाओ। बट हाँ, जिस दिन कोई मुकाम अचीव कर लिया, उसके बाद डू द वेलफेयर वर्क। तो दिस इज व्हाट इट मींस, पीपल पीपल कंट्रीब्यूशन। कि आप जब सड़क में चल रहे हो, ऊपर वाले ने आपको जो है वो पैसा दिया है, अगर आप कुछ खा रहे हो, आपके पास कोई पशु आ जाए आपके पास, या फिर आप कोई गरीब आदमी दिख जाए, तो आप उसको खाना ऑफर तो कर ही सकते हो। है, ऊपर वाला जब आपका पेट भर रहा है, तो उसमें से कुछ पोर्शन अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो डेफिनेटली दो, नहीं है तो मेहनत करो कि भाई जिससे कि आपके पास एक्स्ट्रा हो कुछ ना कुछ, जिससे दूसरों को आप दे सको।
तब आएगा मजा, तब तब बनोगे आप एक पर्सनालिटी। मैं तो जब भी बाहर जाता हूँ, मैं अक्सर जो है वो देखता हूँ कि कोई अगर, मैं पशु प्रेमी कुछ ज्यादा बन गया हूँ भी दौलत के कारण, और होना भी चाहिए यार इंसान को। और मेरे साथ हो ही गया, पता नहीं ऐसा कि मैं आजकल निकल रहा हूँ घर से बाहर, और मेरे आसपास कहीं ना कहीं मैं जहां भी चले जाता हूँ डॉग मेरे पास आ जाता है, मैं आसपास ही घूमता रहता है मेरे। तो कहीं पे भी चले जाऊँ, अभी मैं महाकाल गया था, उससे पहले भी जो लास्ट लास्ट मंथ, हर मंथ मंथ जाता हूँ मैं, उससे पहले जब लास्ट मंथ गया था तो मेरी कजिन के साथ गया था मैं। वो डॉक्टर बन गई है तो उसको लेके जाना था, तो मौसी लोग आए हुए थे। तो उसने उसने बोला भैया आप जहाँ रुक रहे हो वहां पता नहीं कैसे आपको डॉग जो है वो सूंघते हुए आ जा रहे हैं, और सिर्फ आपके पास ही आ रहा है भगते हुए चकते हुए। तो मैंने बोला भाई यही तो बस ऊपर वाले की कृपा है। तो वही चीज है, करो भाई, अपने ऑरा को स्ट्रांग करो, बेहतर बनाओ अपने आप को। ये सब चीजें जो होती हैं, ये ग्रैटिट्यूड वाली चीजें होती हैं। थैंकफुल करो ऊपर वाले को और दो सबको बांटो, देखना रिटर्न में आपको मिलेगा। व्हाट यू गिव यू गेट इन डबल ट्रिपल एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। चलो, बहुत हो गया ज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं काम की बात। काम की बात कुछ है ही नहीं इसमें, तो क्या ही बोलूं मैं। एनीवेज, तो बस ये लिख लो भाई, P4 का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरी चीज, ये सब ऐसे फीचर्स पूछेंगे नहीं आपसे। एक बेंगलुरु कुटुंबम्स, कुटुंब बोलते हैं ना, कुटुंब यानी कि फैमिली, गोल्डन फैमिली। अरे बंगारू, सॉरी बंगारू, बेंगलुरु नहीं, बंगारू। बंगारू कुटुंबम्स, गोल्डन फैमिलीज ब्रैकेट में, लिखना चाहो लिख लो। ये उन अंडर प्रिविलेज फैमिलीज के लिए है जो गरीबी से ऊपर उठने के लिए मदद चाहते हैं। इसके अंदर एक फीचर रख दिया कि भाई मदद मांगोगे तो मदद मिलेगी। और ये बात भी सत्य है, कभी भी किसी को फोकट में मदद मत करना। जो जब कोई बोले ना मदद के लिए तभी करना, उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं, नहीं तो आप पछताओगे बहुत गंदा। अननेसेसरली किसी की मदद नहीं करनी है, पूछना है, या फिर सामने वाला मदद मांग रहा है तब देनी है ना। तो आप अपने काम से काम में मतलब रखो, उस बीच अगर कोई आपके पास आए और आपके पास नहीं है तो मना करना सीखो, है ना। नेक्स्ट, मेंटरशिप। मर्गा डरसीज, मेरे ख्याल से ये लोकल लैंग्वेज का है, अगर मैं गलत वो कर रहा हूँ प्रोनाउंस तो माफी चाहूंगा। अरे मार्गदर्शीज है यार, ये मार्गदर्शी इंग्लिश में पढ़ा तो यहाँ पर सही है, देखो मार्गदर्शक, इसमें भी शायद मेरे ख्याल से सही नहीं लिखा गया। मेंटर सलाहकार, मार्गदर्शकों यहाँ सही लिखा है, दर्शीज। चलो ठीक है, सही है, मेंटर्स। तो ये वो लोग हैं जो अपनी वेल्थ, मेंटरशिप और गाइडेंस से इन फैमिलीज की मदद करते हैं। होते हैं कुछ लोग, जैसे मैं भी जो है वो अपने मदद काफी सारे लोगों की जो है वो कर रहा हूँ, स्पेशली मैं जिस प्रॉब्लम से निकला हूँ एंकलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस की, तो मैं उन लोगों को भी हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे वो पेन से बाहर निकले। तो ऐसा होता है, आपको करना चाहिए, यानी कि जिस चीज, जो चीज आप में आप कंट्रीब्यूट कर सको सोसाइटी के लिए करो। बट हाँ, अपना काम निपटाने के बाद है ना, ऐसा नहीं कि काम छोड़ के मदद कर रहे हो, वरना कहीं के नहीं बचोगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर, सरकार अब ब्रिज का काम करेगी, प्रोग्रेस ट्रैक करेगी, डिजिटल मॉनिटरिंग करेगी, पॉलिसी एग्जीक्यूट इंश्योर करेगी। तो अगर, अब आपके लिए क्वेश्चन देखो, अगर गरीबी हटाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल बना दिया जाए, तो क्या सिर्फ फाइनेंशियल एड देना काफी है या मेंटरशिप भी जरूरी है? यानी कि अगर आपको गरीबी हटानी है तो आप क्या पैसा दो, या फिर, देखो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि किसी की अगर गरीबी हटानी है ना, तो उसको जो है वो सोर्स प्रोवाइड करा दो कमाने का, कि भाई दिस इज द सोर्स एंड यू कैन अर्न फ्रॉम दिस। तो है भाई, आप भाई आप अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो आप। पैसा नहीं है, कोचिंग पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ छोटे बच्चों को, है ना, 2 घंटे तो अपनी जिंदगी से पार्ट टाइम के तौर पर निकाल ही सकते हो। लोग फुल टाइम करने के बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटी है। जिसको मैं भी कई बार, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि भाई ये करो, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। अब देखो, ऑब्जेक्टिव P4 इनिशिएटिव का क्या है? गरीबी हटाना, गरीबी को सिस्टमेटिकली एलिमिनेट करना, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, एफ्लुएंट सेक्शन डायरेक्टली जो है वो पुअर फैमिलीज को अपलिफ्ट करें, भाई जिसके पास पैसा है वो हेल्प करे, है ना। बस ये लिखने की जरूरत नहीं है। होलिस्टिक डेवलपमेंट करो। एक अब फिलेंथ्रॉफी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, जो चैरिटी वगैरह करते हैं या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू पैसा जाता है, तो वो सब चीजें करो, फिर ट्रैक करो रियल टाइम बेसिस पर चीजें हो रही है कि नहीं हो रही, बस। बाकी यही चीज है, जितना मैंने आपको लिखवाना था वो लिखवा दिया, बस उतनी चीज बस फॉलो करो। बाकी और कुछ काम का नहीं है इस टॉपिक के अंदर।
अच्छा, अगर आपको चांस मिले कि एक गरीब फैमिली की मदद करने का, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं कौन इसका आंसर सही देता है। सुनो, आपको अगर चांस मिल रहा है कि एक गरीब फैमिली की मदद करने का, तो आप कौन से मेथड अडॉप्ट करेंगे? डायरेक्टली फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, या स्किल डेवलपमेंट करेंगे, या मेंटरशिप करेंगे? क्या करेंगे आप तीनों में से? बताओ, प्रायोरिटी पे रखो आप, प्रायोरिटी 1 2 3। मतलब लीस्ट प्रायोरिटी आपके लिए क्या है, उसके ऊपर क्या है, फिर सबसे बेस्ट क्या आप दोगे। ये चीज एक इंसान की पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट। अब अब देखो, इंडिया इंडिया के एनर्जी सेक्टर के बारे में, हमारी इकोनॉमी, आपको ऑलरेडी पता है, बैकबोन है भाई इंडिया का एनर्जी सेक्टर, हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। यस, यू नो अबाउट इट, ये पहले भी मैं आपको एक टर्म लिखवा चुका हूं। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2025 रिपोर्ट जारी करी, जिसमें हमारी एनर्जी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इंपोर्ट का एनालिसिस हुआ कि भाई कितना हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं या एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट करवा रहे हैं, इसका प्रॉपर एनालिसिस मिला है हमें। और ये डेटा दिखा रहा है कि पैंडेमिक रिकवरी, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी कैसी रही, और 2047 तक विकसित भारत बनने के टारगेट हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आओ सिर्फ सुनो इस टॉपिक को, इसमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट का नाम जो है वो लिखना चाहो तो लिख लो, एनएसओ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, बस इतना। और ये पूरे ट्रेंड को जो है बता रहा है। अब बात सिर्फ सुनो, आंकड़े अब लिखने की आपको जरूरत नहीं है। 2023-24 में इंडिया का टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई 7.8% से बढ़कर काफी ज्यादा पहुंच गया। हम लोग को जो है वो देखने को मिला, किलो टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। और एनर्जी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है कि एनर्जी कंजम्पशन तो इंक्रीज होगा, अगर हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है तो इंक्रीज कर होगा ही होगा। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो पिछले 10 सालों में जो था वो 25% बढ़ा है। बढ़ेगा ही, हर एक इंसान जो है वो आज की डेट में एनर्जी कंज्यूम कर ही रहा है। पहले सिंपल सी बात समझो ना, पहले मोबाइल फोन नहीं थे लोगों के पास, थे भी तो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते थे वो कीपैड वाले। आजकल देखो, दिन में 10 10 बार तो लोग मोबाइल फोन चार्ज कर रहे हैं, इतने बड़े कीड़े हो गए हैं। आप लोग की बात नहीं कर रहा, आप लोग सिर्फ काम के लिए यूज करते हो चीजों को, गैजेट्स को, लैपटॉप हुआ, ये हुआ, कितनी फैसिलिटीज हो गई। पहले लोगों के घर पे सिर्फ एक कंप्यूटर था, वो भी गिने चुने लोगों के घर पे। आजकल सभी लोगों के घर पे एसी है, कंप्यूटर है। कितनी इलेक्ट्रिक, आजकल लोग स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, वो भी तो एनर्जी कंज्यूम कर रही है ना। पहले एक सेल लगाते थे, वो 1 साल चलता था, अब देखो, अब हर हर दिन चार्ज हो रहा है। चाहे वो घड़ी चार्ज हो रही है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, कितनी सारी चीजें हैं भाई, कितनी सारी चीज। तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। कम ऑन, गलत बोल रहा हूं तो बताओ। यही चीज तो मेंस में लिखनी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ी है। कोल डोमिनेंस एनर्जी सप्लाई में, अब कोयला जो है वो अभी भी मेन सोर्स है। 79% डोमेस्टिक एनर्जी, 60% टीपीईएस का हिस्सा हम लोग को जो है वो देखने को, यानी कि टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई, टीपीईएस इसका मतलब। तो कोल का शेयर भी बहुत ज्यादा है। रेन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो है वो धीरे धीरे करके वो भी जो है वो बढ़ रहा है। बस यही सब चीजों के बारे में इसके अंदर मेंशन है, बाकी और कुछ नहीं है। 4 स्टेट जो है वो 50% से ज्यादा रेन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनके पास पोटेंशियल, लिख लेना भैया। ये मेंस में जो है वो यूज कर सकते हो, ये वाली चीज आप लिख लो इसके अंदर। हाँ। अब इंप्रूवमेंट कैसे करें, तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉस होता है ना, उसको अपन को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी अब 100% तो जा नहीं रही। अच्छा, क्या कर सकते हो जिससे कि एनर्जी 100% जाए? कुछ याद आ रहा है? कुछ दिनों पहले सुपर कंडक्टर का एक टॉपिक हमने पढ़ा था, तो क्या इसको वहां पर यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली। कि हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें जिससे एनर्जी लॉस जो है वो कम से कम हो। अरे सिंपल सी चीज है, पहले हम लोग बल्ब लगाते थे, वो ऑरेंज कलर की लाइट देता था, वो लाइट के साथ हीट भी रिलीज कर रहा है। आज की डेट में हम लोग एलईडी यूज कर रहे हैं जो कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। अब ऐसे ही हम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो हो सकता है बेटर, मतलब ग्रिड तैयार जो है वो करें जो कि एनर्जी लॉस से रोके। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो चैलेंजेस यही हैं, आज भी हम लोग कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। इंपोर्ट अभी भी काफी ज्यादा हाई हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन काफी स्लो जो है वो चल रहा है, उसको बढ़ाना है। और लो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इंडिया का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी यूज जो है वो सिग्निफिकेंटली ग्लोबल एवरेज से जो है वो लो है, क्योंकि अभी भी डेवलप हुए नहीं ना अभी हम लोग अच्छे से। चलो, बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर खास। डीप सी माइनिंग एक अपॉर्चुनिटी है कि एक खतरा है? डीप सी माइनिंग जो है वो समझ रहे हो आप? समुद्र के नीचे माइन करना। तो अब अगर समुद्र के नीचे अगर माइनिंग होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि समुद्र के नीचे पॉल्यूशन रिलीज होगा, गैसेस रिलीज होंगी कुछ जो हार्मफुल हो सकती हैं, और उसके कारण समुद्र के नीचे की प्रजातियां जो है वो मर जाएंगी। तो ये खतरा है।
और अपॉर्चुनिटी भी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें मिनरल्स, रेयर मिनरल्स की आवश्यकता है आज की डेट में। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर तैयार करने की, या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इन सब चीजों के प्रोडक्ट्स को तैयार करने की, इंडस्ट्रीज के लिए संसाधन इकट्ठा करने की, तो डीप सी माइनिंग इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हैं। या बेस्ट, या फिर आने आने वाले फ्यूचर में इकलौता ही वो मिलेगा आपको ऑप्शन, द ओनली ऑप्शन विल बी लेफ्ट इन फ्यूचर, डीप सी माइनिंग। तो क्या करें? द आंसर इज वेरी सिंपल, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल करो आप हर जगह जहां पर भी आपको लग रहा है कि चीजें डिफिकल्ट है, तो यूज द वर्ड सस्टेनेबल, कि सस्टेनेबल माइनिंग पर काम करें हम लोग, कि ऐसा एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखें, है? तो देखो, डीप सी माइनिंग का मतलब होता है ओशियन फ्लोर से मिनरल निकालना, सिंपली, है ना? ये चीज सबके समझ में आ रही है। ये माइनिंग 200 मीटर से ज्यादा डेप्थ पर होती है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो लिख लेना। ये वाली पूरी चीज चीज ये पूरा चीज लिख लो। इसके अंदर आप रोबोट व्हीकल का उपयोग करते हो, एआई कंट्रोल मशीन्स भी होती हैं, वैक्यूम पंप्स भी होते हैं मिनरल्स को निकालने के लिए, और सरफेस वेसल्स पर मिनरल जो है वो प्रोसेस जो है वो किए जाते हैं, है ना? वेस्ट जो है वो वापस समुद्र में जो है वो डाल दिया जाता है, तो ये भी अगेन बेकार है। कौन से मिनरल्स को टारगेट किया जाता है? कोबाल्ट, निकल, लिथियम, रेयर अर्थ, गोल्ड, कॉपर, ये टारगेटेड मिनरल्स है, ये लिख लेना भैया। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलार पैनल्स, यही है ना पूरे, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, रेयर अर्थ, गोल्ड, कॉपर, यस। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सोलार पैनल्स, विंड टर्बाइंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, इन सब में इसका उपयोग होता है। तो ये बेसिकली ईवी रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एनवायरमेंट को भी रिस्क में डाल रहा है। अभी तक कमर्शियल डीप सी माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई है गाइस, सिर्फ स्मॉल स्केल टेस्टिंग ही कंडक्ट की गई है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी 2025 तक माइनिंग रेगुलेशंस फाइनलाइज करेगी। यूएनसीएलओएस के मुताबिक हाई सीज मिनरल्स कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है। अगर मिनरल्स ह्यूमैनिटी के हैं, तो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज का इन पर कंट्रोल सही है क्या? नहीं, सभी का। तो याद रखना, कमर्शियल व्हीकल्स, सॉरी, कमर्शियल डीप सी माइनिंग की बात करें तो अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी कानून बने नहीं है, तो ये स्टेटस भी लिख लेना आप, डीप सी माइनिंग क्या अभी शुरू हुई है? नहीं। तो उसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, आपको मिनरल जो है वो मिलेगा, राइट? लैंड माइनिंग का ऑल्टरनेटिव है ये। लेबर और एथिकल एडवांटेज भी होता है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन जो है वो रिड्यूस होगा, चाइल्ड लेबर से एसोसिएटेड, मतलब जो लैंड बेस्ड माइनिंग में चाइल्ड लेबर होते हैं ना, वो यहाँ पर नहीं होंगी। भाई, भरोसा नहीं है, आगे चल के यहाँ पर भी हो सकती है, तो इतना वो नहीं करना है, अपन को रिलैक्स वे में नहीं रहना है, ठीक है? हमें डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस जो है वो करेगी, क्योंकि इंपोर्ट हम लोग कराते हैं ना मिनरल्स को, ठीक है? अब देखो, पॉलीमेटालिक नोड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेयर मिनरल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ बार बार रेयर मिनरल्स, रेयर मिनरल्स, तो इसका रेयर का मतलब तो होता है बहुत कम। कौन बताएगा इसका आंसर? क्या ये रेयर मिनरल बहुत कम है क्या? है? इसका मुझे आंसर बताओ आप, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। तो क्या ये रेयर मिनरल्स बहुत कम है? नहीं, ये रेयर मिनरल बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, पर्याप्त मात्रा में। बट इनको रेयर क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, ये आप मुझे बताएंगे। तो गाइस, इससे एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है, स्पीसीज को नुकसान पहुंचेगा, फूड चेन डिस्टर्ब होगी, कार्बन साइकिल खराब होगी, राइट? सोशल इनइक्वालिटी जो है वो उससे बढ़ेगी, है ना? फेवर्ड डेवलप्ड नेशन के ऊपर ज्यादा फेवर जो है वो होगा इन सब चीजों का। तो यही सब चीजें हैं, बट और कुछ नहीं है इसमें। बाकी ये टॉपिक नंबर 5, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन थ्रू एआई मॉनिटरिंग, और टॉपिक नंबर 6, ये आपको मैं जो है वो टास्क दे रहा हूँ। या आप पीडीएफ अगर आपके पास है तो उससे रीड कर लेना। बाकी संडे वाले दिन जो है वो एक बार रिव्यू जो है वो करा दूंगा टॉपिक 5, टॉपिक 6 का, ठीक है? चलिए, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही रख रहे हैं हम लोग। अरे नहीं, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन भी तो है, सॉरी। सरहुल फेस्टिवल लिख लो भाई, ये सरहुल फेस्टिवल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये बेसिकली आदिवासी कम्युनिटी, ओराउन, मुंडा, संथाल, खादिया, हो ट्राइब्स, ये बेसिकली सेलिब्रेट करती हैं इस फेस्टिवल को, सरहुल फेस्टिवल को। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है, स्टेट पीएससी में, और यूपीएससी भी पूछ सकती है। आदिवासी का नया ईयर ये माना जाता है। साल ट्री की इसमें पूजा जो है वो होती है। सैक्रेड ग्रूव्स, ग्रूव्स एक है, सैक्रेड ग्रूव्स सामने आ रहा है ना, वो गार्डन जिसकी पूजा की जाती है, बगीचा छोटा छोटा। सरना, सरना स्थल बोलते हैं इसको, सैक्रेड ग्रूव्स, जहां पर साल के फूल जो है वो गांव के जो उनके जो देवी देवता होते हैं ना, कुल देवी कुल देवता, सरना माँ है वो, तो उनको चढ़ाए जाते हैं।
एक्सरसाइज इंद्र के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो एक्सरसाइज इंद्र जो है वो, जिसको नहीं पता देख लेना, नेवल एक्सरसाइज है इंडिया रशिया के बीच में। एक्सरसाइज इनोकॉस 25 मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसको ग्रीस ने होस्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। ठीक है, एक्सरसाइज इंद्र जो है वो फोकस करती है मैरीटाइम कॉपरेशन के ऊपर, टैक्टिकल ऑपरेशंस के ऊपर, लाइव वेपन ड्रिल्स के ऊपर, एयर डिफेंस, हेलीकॉप्टर, क्रॉस डेक लैंडिंग के ऊपर। एक्सरसाइज इनियोकॉस 25 फोकस करती है ज्वाइंट एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग के ऊपर। एक्सरसाइज इनियोकॉस 25 के अंदर 15 कंट्रीज है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, अब जुडिशरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी लोग लिखेंगे क्योंकि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मैं पहले भी कई बार कवर अप करा चुका हूँ। 120 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आज के आज जो है वो आप प्रैक्टिस करिए। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।